हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यस, आज हम हमारे इस सुपर सेवर कोर्स की पहली क्लास के साथ। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान पेल दिया था, लेकिन वो बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। हाँ, जो मेरा लगभग 22 से 23 साल का अनुभव है इस जेई की टीचिंग को लेकर या जेई को लेकर, इस अनुभव में मैंने आपसे कहा पहले भी कि मैंने मैथ्स जितना नहीं सीखा, मैथ्स मुझे पहले दिन जितना आता था आज भी बहुत ज्यादा उससे ज्यादा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। जी हाँ, बच्चे काफी चीजें सिखाते हैं तो सीखे तो हैं, ऐसा नहीं है। और जितना भी आज मुझे आता है ये सब आप ही लोगों की देन है। लेकिन मैथ्स से ज्यादा जो मैंने सीखा है इस पूरे मेरे करियर के अंदर, वो सीखा है टेम्परामेंट जो बच्चों का होना चाहिए, उसको लेके की पॉइंट्स। जी हाँ, मैंने सीखा है कि आखिर इस एग्जाम को क्या चाहिए। क्या वाकई से मैथ्स चाहिए? क्या वाकई से फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए? जी हाँ। और मैंने जैसा आपसे शेयर भी किया कि ये एग्जाम, मैंने उस दिन कहा भी था आपसे कि ये एग्जाम जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है ही नहीं। ये एग्जाम है टेम्परामेंट का। इतने बड़े देश में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतने से लोगों को आती हो, ये संभव नहीं है। अब आप कहोगे टेम्परामेंट भी इतने ऐसे ही, भैया टेम्परामेंट भी इतने ही लोगों का है, ये कैसे संभव है? तो मेरे बच्चे, इस देश में टेम्परामेंट का तो क्या कहना। जी हाँ, टेम्परामेंट का तो क्या कहना। छोटे छोटे इमोशंस जनरेट करके इस देश में सरकारें बन जाती हैं, गिर जाती हैं। तो फिर टेम्परामेंट जैसी चीज तो यहां बात करना इतना आसानी से जो है वो सही है ही। इंडियंस आर इमोशनली फूल, ये कहा जाता है। जी हाँ, यानी टेम्परामेंट तो है ही नहीं। कोई यदि हमारे लिए कह रहा है कि हम इमोशनल फूल हैं, इमोशनली हाँ, हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है, इट मीन्स टेम्परामेंट तो है ही नहीं। जी हाँ, लेकिन एक आईआईटीएन यदि किसी को चाहिए, या आईआईटी कॉलेज को अपने ऐसे बंदे चाहिए जो वाकई आईआईटीएन कहलाएं निकलने के बाद, तो मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर टेम्परामेंट होना चाहिए। टेम्परामेंट सर्च करते हैं वो लोग। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैंने उस दिन भी कहा था, लैंग्वेज है उस टेम्परामेंट को सर्च करके। वो आपके साथ इमोशनली, साइकोलॉजिकली अलग अलग अंदाज में उस 3 घंटे में खेलते हैं। जी हाँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ हमें हमारे टेम्परामेंट वाला सब्जेक्ट, जो चौथा सब्जेक्ट है और जो बाकी तीनों सब्जेक्ट से ज्यादा भारी है और ज्यादा खतरनाक है, उस पर भी काम करना होगा। जी हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि उस पर काम करने का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट यदि इन तीनों सब्जेक्ट में है तो वो है मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स एक टेम्परामेंट का सब्जेक्ट है। मैथ्स यदि आप पढ़ेंगे और मैथ्स सीखेंगे, दोनों में जो फर्क आएगा, सीखने से, मैथ्स सीखने से आपका टेम्परामेंट डेवलप होगा। मैथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं होंगे इतनी आसानी से, प्रेशर में आएंगे हम, लेकिन प्रेशर के साथ तो डील करना हमें आना चाहिए, उस 3 घंटे में करना है। मैथ्स सिखाएगा। छोटी छोटी चीजों को घुमा कर दिया जा रहा है। सिचुएशंस है नॉर्मल लेकिन दिखाई एबनॉर्मल जा रही है, इंडियन मीडिया। जी हाँ, एबनॉर्मल को नॉर्मल, नॉर्मल को एबनॉर्मल दिखाना कोई इंडियन मीडिया से सीखे, ये भी आपको पता है। तो जी हाँ, तो मेरे बच्चे, उसमें भी तो हमें आना चाहिए ना अच्छे से डील करना, क्योंकि वहां एग्जाम में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन एक बहुत खतरनाक सी शक्ल के साथ दिया जाएगा डराने के लिए, और एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन बहुत ही क्यूट सी शक्ल में दिया जाएगा, आओ खेलो हमारे साथ, देखो फिर हम आपकी क्या लेते हैं बुरी तरह से। जी हाँ, ये सारी चीजें जो है हमें सीखनी है। और हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को पिछली क्लास में भी मेरे ओरिएंटेशन में समझे हैं और ध्यान रखेंगे इन चीजों का। मेरा जो अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बच्चों के साथ बच्चों ने मुझे दिया है, मैंने बच्चों से लिया है। बच्चों की आंखें, बच्चों की शक्लें, बच्चों की बातें, बच्चों के बॉडी लैंग्वेज, बच्चों का टोन, इन सब को रीड करके एग्जाम के पहले, एग्जाम के दिन, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के दिन, रिजल्ट के बाद,
साल भर, 2 साल। जी हाँ, ये सब चीजें देखकर जो अनुभव गेन किया है, उस अनुभव से आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचाया जा सके, इसलिए मैं ये सारी बातें कर। जी हाँ, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं। डरना नहीं है, डरना मना है। और आप सबको पता है, डर के आगे ही जीते। बहुत सारे कोटेशंस हैं और जो ये बताते हैं कि डरना कभी नहीं चाहिए। चलिए जी, तो हम हमारा पहला चैप्टर, इस चैप्टर की बात करें तो मेरी जिद रही है इस चैप्टर एक बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैथ्स में बोर्ड, हाँ, स्कूल लेवल में और जेई लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। थर्ड फोर्थ क्लास की चीजें जो आपने पढ़ी होंगी, वो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस में बहुत स्मार्टली काम आ रही हूं। सोच ही नहीं सकते हम, अच्छा यार ये तो कब पढ़ा था, ये सोच ही नहीं सकते। वो जो डिफरेंस है, ये जो गैप है स्कूल लेवल का मैथ्स और हाँ जेई का मैथ्स, इस गैप को मिनिमाइज करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। मैं हमेशा जब भी हाँ अपना कोर्स शुरू करता हूं तो बेसिक मैथ्स के नाम से या फाउंडेशन मैथ्स के नाम से एक चैप्टर जरूर लेता हूं। कई जगह में रहा, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी रहा, तो वहां पर हाँ ऐसा कोई चैप्टर नहीं हुआ करता था किसी जमाने में। मैं वहां का जो पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर के नाम से ही 3 से 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, जरूरत के हिसाब से, जैसे बच्चे थे, जैसे बैचेस थे, जैसी क्लास थी, उसके हिसाब से मैं जबरदस्ती वो बेसिक पढ़ाया करता था, उस गैप को फिल करने की कोशिश करता था। हालांकि इसकी वजह से मेरा सिलेबस कई बार थोड़ा सा पीछे होता था पहले दूसरे टेस्ट के अंदर, तो मुझे गालियां भी पड़ती थी, मुझे लताड़ भी पड़ती थी, लेकिन मुझे पता था कि इसके बिना बच्चे के साथ जस्टिफिकेशन में कर ही नहीं सकता। यदि जिसका गैप बहुत ज्यादा है, उस गैप को यदि मैंने कम करने की कोशिश नहीं की, तो मैं उसे शुरुआत में ही जेई के एग्जाम से बाहर कर दूंगा, जो मैं नहीं कर सकता। मेरी लड़ाई चलती रही, अलग अलग 2-3 इंस्टीट्यूट्स में सब हुआ, इवन इफ पिछले साल ईटूज में भी हुआ। जी हाँ, मैंने पिछले साल यहां भी 11th में बेसिक मैथ्स में 20 क्लास ली। मुझे बहुत ट्रोल किया गया, जी हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन हाँ सिस्टम के अंदर बहुत बुरी तरह से जो है मुझे कहा कि आपको पढ़ाना ही नहीं आता है, हम तो बेसिक मैथ्स 2 में ही करा देते हैं, 1 में करा देते हैं। कुछ कहते हैं कि बेसिक मैथ्स की जरूरत ही क्या है, कौन कहता है कि आप 22 साल से पढ़ा रहे हो, आप बताओ बेसिक मैथ्स में 20 क्लास लिए रहे हो। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज मेरे साथ हमेशा रही, हर जगह रही, हर इंस्टीट्यूट में रही, कि जहां से भी मैं निकला मैं लड़ता रहा इन चीजों के लिए, लेकिन फाइनली वहां पर वो चीज सिस्टम को माननी पड़ी, अडॉप्ट करनी पड़ी। अब उन बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी बेसिक मैथ्स के नाम से चैप्टर होता है, शीट मिलती है, जी हां, डीपीपीज मिलती है। खुद ईटूज में जहां मैंने कहा ना पिछले साल बहुत बहुत ट्रोल किया गया, बहुत मुझे गालियां दी गई बेसिक मैथ्स को लेकर के, 20 क्लास बेसिक मैथ्स। अब वही ईटूज कहता है कि नहीं, मैथ्स में ही क्यों, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए। जी हाँ, वहां भी ये गैप जो है ये कम करना चाहिए। मेरे बच्चे एक्चुअली जब इन चीजों का, कब इन चीजों को माना जाता है, जब इनका फायदा दिखता है। जब मैंने ये कराया, मुझे बहुत गालियां सुनने को मिली, जैसा मैंने कहा हर जगह, लेकिन एक एवरेज बैच में जब मैंने ये कराया, तो वो एवरेज बैच का बच्चा इस गैप के मिनिमाइज होने की वजह से स्टार बैच तक आया। इस सफर को जब लोगों ने एनालाइज किया, देखा, तो समझा कि यार वो बहुत बड़ा रीजन है, वो बेसिक मैथ्स या वो फाउंडेशन जो मैथ्स का था, वो बहुत बड़ा रीजन है इस जर्नी का, इस जंप का। और बड़े बड़े अच्छे खासे बैचेस के बच्चे नीचे खिसके, देखा कि वहां यही कमी है। अब सब इस चीजों को मानते हैं। अब देखिए हर इंस्टीट्यूट में पिछले 6-7 साल, 7-8 साल से जो है बेसिक मैथ्स जैसी चीजें होनी शुरू हो गई हैं। उसका रीजन ही यही है, और धीरे धीरे उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज भी किया गया। शुरू में उस बेसिक मैथ्स को 1-2 क्लास के लिए माना गया, फिर 3-4 क्लास के लिए माना गया, अब लगभग मिनिमम 5-7 क्लास सब जगह होता ही होता है, मिनिमम। ठीक है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ये
बेसिक मैथ्स प्रॉपर होना चाहिए। आप किसी और चैप्टर के 1-2 लेक्चर कम कर दो, लेकिन बेसिक मैथ्स के अंदर आप 1-2 लेक्चर एडिशनल ही दो, ताकि वो गैप मिनिमाइज हो सके। क्योंकि गैप जब कम होगा तभी तो शुरुआती दौर में आप जो है एकदम से सरप्राइज नहीं होंगे। मैं इस गैप को गैप ही रहने दूं और आप यहां पर हैं, मैं यहां के क्वेश्चन पेल दूं आपके ऊपर, लग गई आपकी तो आप पहले 10 दिन के अंदर ही शायद हार मान लेंगे, ये मान लेंगे यार जेई मैथ्स तो पॉसिबल नहीं। लेकिन जब ये गैप कम हो जाएगा तब हम उस लेवल पर शुरू करेंगे। आपको यहां से उठा के यहां लेके आए तो परेशानी लगभग आधी से भी कम कर दी, परेशानी उसके बाद भी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप उन चीजों से फैमिलियर हो जाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरू के 1.5 से 2 महीने मैथ्स में आपको परेशानी होगी, लेकिन बी पेशेंट, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, इसका फायदा आपको आगे मिलेगा। धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होंगे सब्जेक्ट में और शुरू में आपको थोड़ी सी हर्डल्स नजर आएंगी, हिच नजर आएंगी, परेशानी नजर आएंगी, लेकिन आप करते रहें बस। आप यदि ये सोचें कि मेरे पास कोई जहां क्या कहते हैं जादू की छड़ी होगी या मैं डोरेमोन हूं, मैंने अपनी पॉकेट से कोई गैजेट निकाला और आपको दे दिया, बैम्बू कॉप्टर लगाया, आपको कहा कि उड़ ले भी, या कहीं भी एनीवेयर गेट लगा दिया, ये लो यहां से आईआईटी सीधा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। रियलिस्टिक लाइफ में ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, प्रॉपर तरीके से चलना होगा। मैथ्स हम पढ़ेंगे नहीं, जैसा मैंने अपने ओरिएंटेशन में भी कहा, सीखेंगे, तो आप लोगों को कंप्लीट करना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ये मैथ्स फाउंडेशन, बेसिक मैथ्स, जिसे आप बेसिक मैथ्स भी कह सकते हैं। इसमें आज हम जो है शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, नंबर सिस्टम से। आखिर नंबर सिस्टम जो आपने 5th क्लास में, 4th क्लास में इंटीजर्स और नेचुरल नंबर 6th क्लास में किसी ने पढ़े होंगे, वहां से हम शुरू करेंगे। जी हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ सारी चीजें करेंगे, घबराना नहीं है, आप बस कूल रहें। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इसमें बोरियत फील हो, अरे ये भी कोई पढ़ाने की चीजें तो आती है यार, बचपन से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको समय समय पर आपकी उस बचपन की चीज में जो आपको आता है और उस बचपन में जो आपको आता है और अब जो आना चाहिए, वो डिफरेंस भी एहसास कराने की कोशिश करें। जी हाँ, हर तरह से कोशिश की जाएगी कि आपको ये डिफरेंस बताया जाए कि यार ये है डिफरेंस। प्राइम नंबर्स की हम बात करेंगे तो प्राइम नंबर में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब लगेगा अच्छा प्राइम नंबर में ऐसा भी होता है, हाँ, ये सारी कोशिश करेंगे। तो आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि जो आपको आता है उसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल सकता है। जी हाँ, और ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो मेरे दोस्त, यहां पर आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। आपको लगे कि ये आपको आता है तो भी आप लेक्चर प्रॉपर तरीके से देखें और उसमें आने वाली कुछ अच्छी चीजों को एंजॉय करें। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। और हमारा, जैसा मैंने कहा कि आज सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर्स से आप फेमिलियर हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा और वो बात करूंगा आपको काउंटिंग नंबर्स। जी हाँ, काउंटिंग नंबर्स। इन काउंटिंग नंबर्स को आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज की काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये ही नेचुरल नंबर है, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। और नेचुरल नंबर जो है वो अब आपको समझ में आ गया कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5, कितने हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर। काउंटिंग कभी भी एंड नहीं होती है। जी, अनकाउंटेबल। तो यहां पर ये है, और ये जो यहां पर हम लिख रहे हैं मेरे बच्चे, इन नंबर्स को मैंने कॉमा से सेपरेट करके इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बांध दिया है। ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है इन नंबर्स का, काउंटिंग नंबर्स का, इस कलेक्शन को बोलते हैं सेट। इस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट। हमारे इस फाउंडेशन मैथ्स में हम सेट भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, सेट थ्योरी थोड़ी सी देखेंगे हम। तो इसको बोलते हैं सेट, यानी एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स का जो कलेक्शन है उसे हम सेट कह रहे हैं।
अब ये जो काउंटिंग नंबर का कलेक्शन सेट है इसको नॉर्मली कैपिटल एन से लिखा जाता है। कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर्स। जी हाँ, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कभी बात की जाए या खाली एन दे दिया जाए तो समझ जाना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स। इसमें आपको पता है कि ये सब आपको आता था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे बच्चे आपसे बात करेंगे अब हम होल नंबर्स की। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही, आप समझ गए। आपको पता है कि सर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। हम यदि जीरो भी नेचुरल नंबर वाले सेट में डाल दें तो जो नया सेट बनेगा वो सेट ऑफ होल नंबर्स होगा। यानी अब आप कह रहे हैं कि हम सेट बनाए ऐसा 0 1 2 3 एटसेट्रा। जी हां, बिल्कुल सही। ये जो है इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स और इसे नॉर्मली W से लिखा जाता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए, 0 और डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। थोड़ा सा बोरियत हो रही होगी, ये क्या चल रहा है? ये तो हमें पता है। जी हाँ, अभी मैं कह रहा हूं धीरे धीरे आप चलो, इसमें भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया, मैं आपकी कई चीजें चेक करूंगा यहाँ पर। जैसे जैसे अभी आगे नंबर्स आएंगे कई चीजें आपसे पूछी भी जाएंगी, कई चीजें चेक भी करेंगे, कुछ अच्छी चीजें बताएंगे भी, से कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बी पेशेंट। तो चलिए थर्ड यहां पर अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करें मेरे बच्चे तो अब आपको पता है कि ये जो यहां हमारे पास होल नंबर्स है ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। जबकि हमें तो पता है -1 भी जैसी कोई चीज होती है, -2 जैसी चीज भी होती है। तो यदि हम इन होल नंबर्स के आगे प्रॉपर साइन भी लगा दें, दोनों पॉसिबिलिटी जो साइन की होती है प्लस और माइनस वो लगा दें और एक नया कलेक्शन बनाए, एक नया सेट बनाए, तो ये हो जाएगा इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स को नॉर्मली आई से लिखा जाता है। कुछ लोग इसको जेड से भी लिखते हैं, एक ही बात है, समझ जाइएगा। कुछ लोग जेड से भी लिखते हैं, आई लिखें जेड लिखें, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें मेरे बच्चे तो यहां पर आपके पास क्या क्या देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 एटसेट्रा। होल नंबर्स को उनके प्रॉपर साइन के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3। जी हाँ, ये सारे के सारे जो हैं इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स। 0 जो है वो कैसा नंबर है? जी हाँ, 0 नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो कभी यदि आपको कोई कहे I+, समझ आना, I+ का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब वो आपको 1 2 3 ऐसे नंबर्स की बात कर रहा है, यानी I+ यानी नेचुरल नंबर्स। जी हाँ, इसी तरह से I- की कोई बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स। I- की यदि कोई बात कर रहा है तो नेगेटिव इंटीजर्स। यहां आपके पास -3 -2 -1 ऐसे -∞ तक जितने भी इंटीजर्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स। कई बार वो आपसे कहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करी जाए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे कि नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ऐसे इंटीजर्स नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव कौन कौन से इंटीजर नहीं है? बिल्कुल सही कि सर 1 2 3 ना मेरे लाला, इसके साथ एक 0 भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? 0 तो नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। जी हाँ, तो यहां पर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब -3 -2 -1 0। जी हाँ, ये सारे के सारे। तो ये सारे कन्वेंशन हमें पता होनी चाहिए, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया इंटीजर्स। अब जो यहां से बात करेंगे वो बात है मेरे बच्चे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को नॉर्मली किससे बताया जाता है? क्यू से। क्यू बता दिया जाए, कोई कहा जाए कि ये नंबर क्यू सेट को बिलोंग करता है या क्यू सेट से लिया जा रहा है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर की बात कर रहा है। क्या होता है रैशनल नंबर? बोलो। देखो मैं आपको बोल चुका हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ सोच है, और आप सोच बदलेंगे तो आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मजा आएगा। तो जब मैं पूछ रहा हूं रैशनल नंबर, तो आपके बिल्कुल जहां भी आप बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, उम्मीद कर रहा हूं बैठे ही हैं, पलंग पे लेटे नहीं है, लेट कर मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं,
नहीं तो काफी लोगों की आदत होती है बढ़िया बिंदास जो है, बढ़िया गद्दा है शानदार 6 इंच का 8 इंच का, उसमें बढ़िया पिलो है लगा रखा है साइड में और बिल्कुल लेटे हुए हैं, हेडफोन लगा रखा है और सामने लैपटॉप रखा है या आपका आईपैड मैकबुक जो भी आपके पास है वो रखी हुई, और बस जो है बिंदास लेट के पढ़ रहे हैं। भाई मैथ्स कर रहे हैं, लेट के नहीं होगा पहली चीज। कुछ लोग तो और भी बड़े वाले हैं, आईपीएल चल रहा है अभी तो आईपीएल देख रहे हैं लेट के, सामने जो है बड़ी बड़ी भारी सी स्क्रीन पर एलईडी पे जो है आईपीएल मैच चल रहा है और साहब जो है कि सोफे पे या हाँ पलंग पे बिल्कुल बिंदास लेटे हुए हैं, मैच भी चल रही है, अच्छा शर्मा जी को भी सुन लेते हैं और उधर जो है दूसरे लोग भी सुने जा रहे हैं आईपीएल की कमेंटेटर्स। जी हाँ भैया ऐसे नहीं करना है। मैथ्स मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं बहुत अलग तरह का सब्जेक्ट है, पेपर पेन लिए बिना मैथ्स में आपको कुछ गेन होगा ये उम्मीद करना ही छोड़ दें। और कहोगे इसमें क्या है, ये तो आता है, मैं मान लिया आपको आता है, मैंने अभी कहा ना मैं आपको हर चीज में जो आपको आती होगी वहां भी कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप पेशेंस रखें, आपको कुछ मिलेगा हर लेक्चर में जो आपको शायद नहीं आता था या उतना अच्छे से नहीं आता था या उसमें ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं ये आपको नहीं पता था, तो उसके लिए लेकिन पेपर पेन लेके बैठना जरूरी है। मैंने आपसे कहा ना एक माहौल बना के रखना, जी हाँ माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो माहौल बना के रखें, निश्चित है आपको मजा आएगा, लेकिन आप बैठें प्रॉपर तरीके से, आपको जो कुछ कहा जाए जो पूछा जाए उसका आंसर करें, ये आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए अरे तो 2 दिन पहले सर ने रिकॉर्ड किया था अब मैं मेरे बोलने से क्या फायदा है। आपकी वाइब्स जब आप पॉजिटिवली पढ़ेंगे तो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो मेरे तक आएंगी और अगले लेक्चर में आपको उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। हमारे ग्रुप में डिस्कशंस होंगे कई बार, उसमें नजर आएगी। जी हाँ, तो एक कोऑर्डिनेशन टीचर के साथ बनाना ही पड़ेगा। ऑफलाइन में ये बाय डिफॉल्ट होता है, कई बार टीचर जबरदस्ती बना लेते हैं, बच्चे नहीं होते तो भी, बच्चे नहीं बनाना चाहते तो भी, लेकिन अभी तो आपको दोनों तरफ से एफर्ट लगाना होगा। मैं लगा रहा हूं, आपको भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा रैशनल नंबर, तो आपके दिमाग में तुरंत जो है जो भी है वो कहानी मुंह से निकल जानी चाहिए तेजी से। रैशनल नंबर, अच्छा तो वो नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, बिल्कुल सही। यस, तो यहां पर किसी भी नंबर को रैशनल नंबर कब कहा जाता है? अ नंबर which can be expressed as p by q, where आप सबको पता है ये भी p and q are integers but q will be a non-zero integer। क्यों नॉन जीरो इंटीजर? मैथ्स में कान पकड़ लेना है, डिनोमिनेटर वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये मैं अभी तो लिखा हूं, आगे ना लिखूं तो भी समझना है कि ये तो लिखा है, चल रहा है, दिख रहा है, ये तो टीएनसी वाला वही हाँ जो है कंडीशन है, तो वो तो हमेशा रहेगा। ठीक, तो p बाय q की फॉर्म में जहां p और q इंटीजर्स हैं, q नॉन जीरो इंटीजर है, यदि किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। जी हाँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 7/2, 5/3, 20/21, जी हाँ, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं। क्या नेचुरल नंबर 8 रैशनल है? डेफिनेटली ये भी रैशनल है क्योंकि ये 8/1 है। जी हाँ, तो आप सब जानते हैं कि यहां पर हम ये कह सकते हैं रैशनल नंबर का मतलब सारे के सारे हाँ होल नंबर्स आप कहें, नेचुरल नंबर्स आप कहें, आप यदि किसी नंबर को p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो जहां p और q इंटीजर हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि नंबर रैशनल नंबर है। इतना ही नहीं मेरे बच्चे, रैशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और खासियत होती है, बिल्कुल सही का। अब कुछ लोग जो है वाकई एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग वाकई कह रहे हैं, सब जैसे बोलता वैसे उनके आंसर आते हैं। जी हाँ, कि सर रैशनल नंबर जो है उसका डेसिमल पार्ट या तो खत्म हो जाता है या रिपीट करता है, अपने आप को रिकरिंग होता है। जी हाँ, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी, डेसिमल पार्ट ऑफ अ रैशनल नंबर will be either terminating or repeating।
जी हाँ, डेसिमल पार्ट या तो खत्म हो जाएगा या रिपीट करेगा। ये जो है ये खासियत है रैशनल नंबर की। मतलब फिर एग्जांपल लें, 2.25 डेसिमल पार्ट खत्म, 25 के बाद कुछ है ही नहीं। जी हाँ, इसी तरह से 1.75 बिल्कुल क्लियर, डेसिमल पार्ट खत्म, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह से 5.0 डेसिमल पार्ट खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां बात की जाए 1.33333 ऐसे डेसिमल पार्ट रिपीट कर रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं काफी लोग कि इसको 1.3 बार लिख दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसे ही रिपीट करेगा? नहीं मेरे बच्चे, यहां पे भी आप ऐसा देखें 1.251 251 251 ऐसे। तो डेसिमल पार्ट रिपीटिंग का मतलब है कि कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है। वो सिंगल डिजिट पैटर्न भी हो सकता है, वो ट्रिपल डिजिट पैटर्न भी हो सकता है, वो 10 डिजिट का पैटर्न भी हो सकता है। बस पैटर्न है, एक पैटर्न का इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, डेसिमल पार्ट खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहां भी ये है, इसको भी आपको पता है कि इसको आपने 1.251 का बार लिख दिया होगा। जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पैटर्न को लिखें एक बार, उस पर बार लगा। जी हाँ, ये सब आपको आता है। तो ये सब रैशनल नंबर्स की कहानी। मेरे बच्चे अब यहां पर बात करेंगे कि क्या यदि मैं आपको कोई नंबर दूं जो डेसिमल की फॉर्म में है, क्या आप उसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि आपने रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या कहा कि एक नंबर जिसको p/q की यानी दो इंटीजर के रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि डेसिमल पार्ट रिपीट करता है या खत्म हो जाता है। तो यदि ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसका डेसिमल पार्ट खत्म हो रहा है या रिपीट हो रहा है और वो रैशनल नंबर है जैसा हमने लिखा आपके कहने पर, तो प्रूफ भी तो होगा इसका कि यार ऐसे हर नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, बचपन में आपने किया है। तो चलिए ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेते हैं। 2.25 p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका आप सबको बहुत अच्छे से आता है कि सर डेसिमल हटाते हैं, 1 लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना आप लोग? जी हाँ, ऐसे ही करते हैं। मैं पूरा तरीके से लिख देता हूं कि यहां पर एक्चुअली डेसिमल था, कि सर डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटाया, उसकी जगह 1 लगाया और डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए। 225 बाय 10 100, तो यहां आपके पास कितना आ गया कि सर ये 9/4 आ गया। बिल्कुल, जी हाँ, 9/4 यानी p/q की फॉर्म में आ गया। तो मेरे बच्चे बिल्कुल सही है कि डेसिमल पार्ट जब भी खत्म होता है ऐसे नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका डेसिमल हटाओ, नीचे 1 लगाओ, डिजिट जितनी है डेसिमल के बाद में उतने 0 छाप दो, p/q की फॉर्म आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए तो आप उसे सिंप्लीफाइड कर दें। जी हाँ, लेकिन बच्चा यदि ऐसा नंबर दे दिया जाए 1.333, ये भी तो आपने कहा कि जब डेसिमल पार्ट रिपीट कर रहा होता है तब भी नंबर जो है वो रैशनल होता है। तो इसको भी तो आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखें, आपको आता है क्या सर? कि आपने कहा कि सर एक काम करते हैं कि इसको x ले लेते हैं 1.3 बार, इसे p/q की फॉर्म में लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 यहां आएगा और ये बन जाएगा 13.3 बार। एक्चुअली यहां जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 3 यहां आ जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट 3 यहां अभी भी पड़े रहे। तो ये जो 1.3 बार है 13.3 बार बन जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब क्या करते हैं कि सर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। 10x माइनस x यानी 9x, 13.3 बार माइनस 1.3 बार, तो आपने देखा कि सर ये 12 आ गया। जी हाँ मेरे बच्चे, अब यहां आपके पास x आ गया 12/9, 12/9 यानी 4/3। ये लीजिए p/q फॉर्म आ गई, बिल्कुल आगे मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट ही नहीं, p/q फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये प्रोसेस जो है, जो आपको पता था, उससे आप किसी भी डेसिमल पार्ट जिसका रिपीट कर रहा है उसको भी p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यानी एम समझिएगा। आपने रटा हुआ है, काफी लोगों ने, रटना नहीं है, आप समझो कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक्चुअली मैं यहां इस x के बाद एक नंबर ऐसा चाह रहा हूं जिसका डेसिमल पार्ट एग्जैक्टली इसके साथ सेम हो। इसके साथ डेसिमल पार्ट सेम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं माइनस करूंगा तो डेसिमल पार्ट तो खत्म हो जाएगा।
अब डेसिमल पार्ट सेम कब होगा कि जो पैटर्न रिपीट कर रहा है वो यहां आ जाए, डेसिमल पार्ट सेम हो जाएगा। बस वही हमने किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं बच्चे, मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं कि आप मुझे इस नंबर के को पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करके देंगे। मैंने कहा 2 पॉइंट, देखिए 25 बार। आप कहेंगे बिल्कुल कर देंगे, आपने कर भी दिया होगा काफी लोगों ने कि सर इस बार 100 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 10 से क्यों नहीं करना है? कुछ लोग ने 10 से किया है। अब आप कहोगे नहीं सर कोई ऐसा थोड़ी होता है 10 से किया होगा किसी ने, सबने 100 से किया है। आप यकीन मानिए यदि मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है और जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं कि इतने लोगों ने ऐसा किया है, वो बिल्कुल सही होगा। ये 22-23 इयर्स का अनुभव है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इन चीजों को इतना लाइटली लिया हुआ था कि अच्छा ये कभी काम थोड़ी आएगा यार, काम आता है बहुत। ये जो फाउंडेशन कोर्सेस में यही मैं आपको एहसास कराऊंगा कि जो आपको देखो जो हम पढ़ेंगे इसमें वो कहीं ना कहीं आपका पढ़ा हुआ है, बस उसको हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं और ग्रूम कर रहे हैं उस लेवल तक जो जेई का है। ठीक है, तो देखिए यहां मेरे बच्चे मैंने इसीलिए आपको समझाया कि रीजन समझिएगा, कुछ याद नहीं कीजिएगा। रीजन मैंने आपको समझाया था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो अगला नंबर हो उसका डेसिमल पार्ट सेम हो जाए, ताकि माइनस करते वक्त डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाए। तो यहां पे डेसिमल पार्ट 25 का बार है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि अब उसके बाद जो नया नंबर बने उसमें भी 25 का बार ही डेसिमल पार्ट है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं इसको 100 से करूंगा तो ये 25 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 225.25 बार। अब ये आपको समझ में आ गया होगा 0.25, हाँ 25 बार क्यों क्योंकि एक्चुअली ये तो 2.25 ये चल रहा है ना, एक 25 का कॉम्बिनेशन आगे ले लिया, बाकी बचा 25 का कॉम्बिनेशन, तो वापस वही रह गया। अब दोनों का डेसिमल पार्ट सेम है, माइनस कर दो। जी हाँ, जैसे माइनस किया दिस माइनस दिस, आपके पास 99x आ गया। 225 माइनस 2 आपको दिख रहा है 223 आ गया। जी हाँ मेरे बच्चे, यहां से x मेरे पास आ जाता है 223/99। ये आ गया जी p बाई क्यू का फॉर्म, आ गया ना? बिल्कुल, देखो आप यही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बहुत आसान है सारी चीजें, आपको घबराना नहीं है। बस आप एक चीज का ध्यान रखें कि यहां पर आप जो भी करें वो, अच्छा ये हमारा p बाई क्यू का फॉर्म है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया क्या कि आप जो भी करें वो डेसिमल पार्ट सेम रहे दोनों का। चलिए एक और, that x is equals to 2.325 etc. ऐसे ये है। अब देखिएगा यहां पर एक्चुअली यदि हम डेसिमल के आगे की बात करें हैं तो भाई डेसिमल के आगे तो 3 का तो रिपीटेशन ही दिख रहा है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। 3 के बाद है रिपीटेशन। क्या ऐसा नंबर भी रैशनल होगा? 100% होगा। किसी एक लिमिट के बाद भी कोई पैटर्न का रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल पार्ट में, तो नंबर रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर दिया है कि सर, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अभी भी याद कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो समझाया है उसको यदि आपने कर दिया होगा, समझ लिया होगा, तो बहुत आसानी से आपने इसका भी कर दिया। अब देखिए, और कहोगे सर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें तो जैसे 3 आ जाएगा तो डेसिमल पार्ट तो सेम रहेगा ही नहीं। हाँ, इसके साथ क्यों देखें ना डेसिमल पार्ट सेम। देखो यहां क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई किया 23.25 बार। अब आप कहोगे सर इन दोनों का डेसिमल पार्ट तो सेम है ही नहीं, माइनस कैसे करें? ना, करना ही नहीं ना, माइनस नहीं करना। अभी हम एक और नंबर लाएंगे जिसका डेसिमल पार्ट ऐसा होगा। अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 100 से करूंगा तो 1000x इज इक्वल्स टू 2325.25 बार। ये है खेल। वो जो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी पहले हमने उसको लेफ्ट में लिया, अब हमारे लिए ऐसा नंबर है ये वाला। अब हम इसके लिए खेलेंगे, और इसके लिए खेलेंगे डेसिमल पार्ट जितना भी जो रिपीट हो रहा है उसको उसका एक फैशन आगे लेके आएंगे। बस आ गया। अब माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर रहा है, क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों के डेसिमल पार्ट सेम है। तो यहां मेरे बच्चे 990x आ गया, दिस माइनस दिस 23 और यहां 02 ये आ गया। बिल्कुल आ रहा है।
बिल्कुल आ रहा है। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आपके पास x फाइनली आ गया 2302 बाय 990। सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं। ये है जी, तो ये p बाय क्यू की फॉर्म है। तो यहां से आपने सीख लिया हर रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और उसका डेसिमल पार्ट खत्म हो रहा है या रिपीट हो रहा है, तो आप उसे हर हाल में p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही किसी भी रैशनल नंबर की प्राइम डेफिनेशन है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्लियर? जी हाँ। अब बात करेंगे बच्चे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स की बात की जाए तो इसके सेट को QC से बताया जाता है। जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर किससे बताया जाता है? Q से। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर बताया जाएगा QC, Q डैश, कुछ लोग Q डैश भी लिखेंगे, ठीक है, एक ही बात। तो मेरे बच्चे यहां पर अब इर्रेशनल नंबर में क्या डेफिनेशन? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर हर वो नंबर जो P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर होगा। बिल्कुल सही। तो यहां हम कह सकते हैं अ नंबर which cannot be expressed as P by Q, where P and Q are integers and Q is a non-zero integer। कि वो नंबर जो P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसके भी क्या डेसिमल पार्ट की कोई खासियत होती है? बिल्कुल सही। जो खासियत डेसिमल पार्ट की रैशनल नंबर की है वो यदि नहीं है डेसिमल पार्ट की खासियत, तो फिर इर्रेशनल नंबर। सिंपल। P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल तो रैशनल, P बाय Q की फॉर्म में नॉन एक्सप्रेसिबल इर्रेशनल। डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग रैशनल, डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल ना, डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रैशनल, डेसिमल पार्ट नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इर्रेशनल। जी हां। तो यहां से हमें क्या करना है? डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल पार्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, decimal part of irrational numbers will be neither terminating nor repeating। डेसिमल पार्ट ना तो खत्म होगा और ना ही रिपीट करेगा। यदि ऐसा है तो फिर हमारा नंबर कैसा है? तो फिर हमारा नंबर इर्रेशनल नंबर है। यानी अब यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? जी हां, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 3। जी, कुछ और इर्रेशनल नंबर्स भी हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जी मेरे बच्चे, उसमें पाई, आप सबको पता है पाई किसके इक्वल? आप में से काफी लोगों ने पाई को जो है इक्वल्स टू 22/7 याद किया हुआ है। काफी लोगों ने पाई को इक्वल टू 3.14 याद किया हुआ है। ये दोनों ही गलत है। 22/7 या 3.14 के इक्वल नहीं होता है पाई। यदि मेरे बच्चे इसके इक्वल होता तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। भाई 22/7 P बाय Q की फॉर्म में है, 3.14 डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्लियर है कि ये भी रैशनल है। तो ये तो दोनों रैशनल है और इसको हम इर्रेशनल बात कर रहे हैं। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये 22/7 के साथ अप्रोक्सीमेट किया गया है। जी हां, इसकी 22/7 की बात करें या 3.14 की बात करें, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। यानी दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14। जी हां, ये जो सिंबल है ये इक्वल टू का नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन का है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। इसी तरह से यदि मैं स्क्वायर रूट 2 की बात करूं तो 1.4 काफी लोगों ने याद किया हुआ है, 1.4 भी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान रखना है
कि यदि डेसिमल पार्ट आपका रिपीट नहीं कर रहा है या टर्मिनेट नहीं हो रहा है या नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है तो नंबर इर्रेशनल नंबर होगा, और इर्रेशनल नंबर की आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इर्रेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका डेसिमल पार्ट ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। जी हाँ, चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए ऐसा है 2.31095017 फिर 912365 ऐसे चल रहा है, रैंडम है, कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है और ये ना खत्म होगा। तो इसका मतलब क्लियर है, क्या इस नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी या एग्जैक्ट निकलेगी? एग्जैक्ट तो निकलेगी नहीं। इर्रेशनल नंबर की कभी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये पाई हमारा जो है, ये आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कई जगह यूज होता है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पाई, आप सबको पता है। तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 1.3.14 और 22/7। ये एक इर्रेशनल नंबर है। एक और इर्रेशनल नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, स्मॉल ई। जी हाँ, इसकी बात करें तो ये जो है ये भी इर्रेशनल है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 है। आगे आप 2 डिजिट 3 डिजिट तक याद कर सकते हैं, लेकिन हम 2.7 से ही काम चला लेंगे अपना, ठीक। तो E इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर हुज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज 2.7, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ये पाई E ये सब कैसे नंबर है? इर्रेशनल नंबर। कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। दो रैशनल नंबर का सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, डिवीजन निकालो, डिफरेंस निकालो, हर बार आपको रैशनल ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, दो रैशनल नंबर पर आप कोई सा भी ऑपरेशन कर दें, प्रोडक्ट का, डिफरेंस का, सम का, रेशो का, हर ऑपरेशन के बाद आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो रैशनल ही मिलेगा। मैं ऑपरेशन डिफाइन किया हूं, ऐसा नहीं कि आप एक रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट ले लो और कहो कि सर ये तो रैशनल आ ही नहीं रहा है। आपने तो कहा था, मैंने कहा कौन कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा हूं? सम, डिवीजन, प्रोडक्ट, जी हाँ, इनकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस। ये जो है ये दो रैशनल नंबर पर यदि किए जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही होगा। दो इर्रेशनल नंबर का सम, दो इर्रेशनल नंबर का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या रेशो, ये कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, दो रैशनल नंबर का सम, डिवीजन, प्रोडक्ट, डिफरेंस हमेशा रैशनल होगा। दो इर्रेशनल नंबर का सम, डिवीजन, प्रोडक्ट, डिफरेंस ये रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। देखिए आप, मैंने √2 में -√2 ऐड कर दिया या √2 में से √2 माइनस कर दिया, क्या आ गया? 0। कैसा हो गया? रैशनल। दो इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस कैसा हो गया? रैशनल आ गया। मैंने √2 से √2 डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, रैशनल आ गया। मैंने √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? वापस रैशनल नंबर बना दिया। तो दो इर्रेशनल नंबर का सम भी रैशनल हो सकता है, इर्रेशनल हो सकता है, डिफरेंस भी रैशनल इर्रेशनल हो सकता है, रेशो और प्रोडक्ट जो हैं वो भी रैशनल इर्रेशनल हो सकते हैं। तो ये दो रैशनल दो इर्रेशनल की बात हो गई। अब एक लेते हैं रैशनल, एक लेते हैं इर्रेशनल। एक रैशनल और एक इर्रेशनल के बारे में आपका क्या विचार है? जी हाँ, अब लोगों की आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स करते रहे आप, बहुत मजा आता है जब वाइब्स मिलती हैं आपकी कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब आपको देखो, ये मैं फिर वही कह रहा हूं, मैंने शुरू जो किया है ना वो आपके लेवल से किया है। तो इसमें आपको लगे कि नहीं मुझे आता है, तो मैंने शुरू वहीं से किया है, जहां आपको जो आपको आता मैंने वहीं से शुरू किया है, ताकि गैप हम धीरे धीरे जो हमारा है उसे कम कर पाए। आपको जहां आता है वहां से ना शुरू करके मैं यहां से शुरू करता, तो आपको ये तो लगता कि अच्छा कुछ नई चीज सिखा रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, मजा नहीं आता। एक लिमिट के बाद आप जो है एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप जो है परेशान हो जाते हो। परेशान नहीं होना है, एंजॉय करना है। स्टडी एंजॉय करोगे तो ही कुछ हो सकता है। तो एंजॉय करना है, तो इसीलिए मैंने आपको आपके लेवल से ही शुरू किया है। और मैं हर चैप्टर में बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और लेकर हम उसे एडवांस के लेवल तक जाएंगे। इस बात का कमिटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस के लेवल तक लेके जाएंगे। आपका ये जो फाउंडेशन मैथ्स है ना, इसको भी एडवांस के लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं मेरे बच्चे एक रैशनल और एक इर्रेशनल का। जी हाँ, एक रैशनल और एक इर्रेशनल का सम। एक रैशनल एक इर्रेशनल का सम हमेशा इर्रेशनल होगा। एक रैशनल एक इर्रेशनल का डिफरेंस हमेशा इर्रेशनल होगा।
एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट या रेशो। हाँ, यहां गड़बड़ है, बिल्कुल सही कहा कि सर एक रैशनल एक इरेशनल का सम और डिफरेंस तो इरेशनल ही आएगा, लेकिन एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट या रेशो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अब आप कहोगे कैसे? 2 + √3 या ये 2 + √3, जी हाँ 2 + √3 इरेशनल है, 2 - √3 इरेशनल है, कोई डाउट ही नहीं है। तो एक रैशनल एक इरेशनल का सम कैसा आ रहा है? इरेशनल। अब देखिए 0 × √2 0, रैशनल इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रैशनल, फिर √3 × √2 √6, दो इरेशनल का प्रोडक्ट तो इरेशनल, हाँ इरेशनल ना। अब मुझे तो एक रैशनल लेना ना, कोई बात नहीं, एक रैशनल ले लेते हैं, एक और लेते हैं 3 × √2 3√2 कैसा है? इरेशनल है। तो क्या समझ में आया कि दो नंबर हैं, एक रैशनल है एक इरेशनल है, सम या डिफरेंस निकालोगे इरेशनल ही आएगा। दो नंबर हैं, एक रैशनल है एक इरेशनल है, प्रोडक्ट निकालोगे रैशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। ठीक, तो इसी के साथ 0/√2 0, एक रैशनल एक इरेशनल का रेशो रैशनल आ रहा है। अब क्या समझ रहे हो आप? हाँ, अब कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि सर एक रैशनल एक इरेशनल का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब रैशनल वाला पार्ट जो है वो 0। यदि रैशनल वाला पार्ट नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा। रैशनल वाला पार्ट यदि नॉन जीरो है तो रेशो इरेशनल ही आएगा। क्या समझे? दो नंबर, उनमें से एक रैशनल एक इरेशनल, सम और डिफरेंस तो इरेशनल आएगा हर हाल में। आप चाहे यहां पे 0 + √3 क्यों ना लिख दो, इरेशनल ही आएगा। लेकिन यदि हम दो नंबर जिनमें एक रैशनल एक इरेशनल है उनके प्रोडक्ट या रेशो की बात करेंगे तो प्रोडक्ट और रेशो में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट और रेशो के केस में नंबर रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। रैशनल कब होगा? जब उन दोनों में जो रैशनल वाला नंबर है वो 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। कोई आपसे कहे कि दो नॉन जीरो नंबर हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल, तो भैया फिर कंफर्म है सम डिवीजन प्रोडक्ट डिफरेंस सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे इरेशनल होंगे। एक रैशनल एक इरेशनल में दोनों ही यदि नॉन जीरो नंबर हैं तो भैया इनमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में से कोई सा भी ऑपरेशन कर दो, फाइनल रिजल्ट आपको इरेशनल ही मिलेगा। जी, तो ये सारी जानकारी हो गई, ये सब आपको आता था, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद मेरे बच्चे बात हम जो करेंगे वो बात करेंगे रियल नंबर्स। अभी हमने किन किन की बात कर ली? हमने काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर की बात कर ली, हमने होल नंबर्स की बात कर ली, हमने इंटीजर्स की बात कर ली, हमने रैशनल नंबर्स की बात कर ली, हमने इरेशनल नंबर्स की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट को हम आर से लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी आर। ये जो आर है ये एक्चुअली किससे मिलके बना हुआ है? रैशनल यूनियन इरेशनल। अब आप में से काफी लोग इस सिंबल से परिचित नहीं हैं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको हाँ मतलब आनी चाहिए, आपको नहीं आती होंगी। देखिए यहां जो हम फाउंडेशन मैथ्स के अंदर जो करने यहाँ जा रहे हैं उस चीज, हाँ उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक दो चीजों को छोड़ के बाकी सब आपका कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा। अब आपको नहीं आता है या आप कहोगे कि नहीं पढ़ा है, तो आपने नहीं पढ़ा है या आपको नहीं पढ़ाया गया था तो सही आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं। जी हाँ, दो पांच चीजें जो आखिरी में पढ़ेंगे इसमें, उनको छोड़ के बाकी सारा ऐसा मैथ्स होगा जो कहीं ना कहीं आपके अब तक के मैथ्स के सिलेबस में जर्नी में था। अब आपने किया नहीं किया ये अलग बात है। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो सिंबल है ये है यूनियन, ये आपकी जर्नी में आया है। अब आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, परिचित है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी चीज जो आपको आनी चाहिए थी वो नहीं आती, मैं बताऊंगा सब यहां पर आपको। लेकिन अब आपकी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैंने उसे पहली बार बता दिया है तो आगे मुझे उसके बारे में बताना ना पड़े। एक बार बता दिया, अब उसको आप समझ लो, याद कर लो। जी हाँ, तो बच्चे ये यूनियन, यूनियन क्या कहता है? यूनियन एक तरह से प्लस करता है, जोड़ देता है। जी हाँ, कैसे जोड़ देता है?
देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं जैसे बोल चुका हूं कि नंबर्स के कलेक्शन को सेट बोलते हैं, मैंने बोला आज की क्लास में। तो मैंने एक सेट लिया मेरे बच्चे 1 2 और 3, एक सेट लिया बी और ले लिया ये 3 4 5। तो यहां पर यदि कोई आपसे कहे कि भैया सेट ए और सेट बी का यूनियन, हालांकि ये सेट थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक सेट थ्योरी हम वापस यहां रिवाइज करेंगे, लेकिन बीच बीच में कहीं पहले आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ए यूनियन बी, तो ये क्या कह रहा है, ए और बी के जितने भी नंबर्स हैं उन कलेक्शन से एक नया कलेक्शन बना दो जिसमें ए के एलिमेंट्स भी हो, यानी ए के नंबर्स भी हो, बी के नंबर्स भी हो। तो ये कलेक्शन बनेगा 1 2 3 4 5। ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है। अब ए और बी के जितने भी नंबर्स हैं उनसे एक नया कलेक्शन बना रहे हैं, तो बन रहा है 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे 3 तो यहां से दोनों जगह एक ही बार लेंगे, हम यूनियन जब भी लेंगे तो एक ही बार लेंगे, तो जो दोनों जगह आ रहा होगा उसको एक बार लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 बार लिखना है। इसी तरह से एक सिंबल और यूज होगा, वो सिंबल भी मैं आपको बता देता हूं। ये सिंबल जो कहलाता है, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। ये सिंबल क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब यदि दो सेट का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां इन दोनों सेट का मैं इंटरसेक्शन चाह रहा हूं, तो इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट की बात करें, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में खाली 3 आएगा। यानी सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों ही सेट में हैं, उन एलिमेंट के कलेक्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब जितने भी हैं दोनों सेट में सबका एक नया कलेक्शन बना लेना है, ठीक, ये यूनियन है। इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन है उनका एक नया कलेक्शन बनाना, यानी कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, वो इंटरसेक्शन। तो यहां रैशनल यूनियन इररेशनल क्या कह रहा है, सारे रैशनल नंबर और सारे इररेशनल नंबर मिलके जो एक नया सेट बनाएंगे नंबर्स का, वो रियल नंबर्स का सेट है। यानी इसमें सभी तरह के नंबर्स होंगे, इसमें जो है रैशनल एज वेल एज इररेशनल, रैशनल एज वेल एज इररेशनल। जी हां, सारे नंबर्स जो रैशनल हैं या जो इररेशनल हैं, उन सब नंबर्स के कलेक्शन को, उस नए कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाम ही क्या कह रहा है, रियल नंबर्स, यानी ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में हैं। जी हां, ऐसे नंबर्स रियलिटी में हम डील करते हैं। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है जो आपने सीखा होगा, ये होता है नंबर लाइन, इसे बोलते हैं नंबर लाइन। जी हां, और मैं कह रहा हूं नंबर लाइन भी क्या, रियल नंबर लाइन। इस रियल नंबर लाइन पर एक पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम 0 से मार्क करते हैं। 0 को इस रियल नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। 0 के राइट साइड वाले सारे नंबर्स को हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। 0 के लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव नंबर। यानी रियल नंबर लाइन जिसमें दुनिया जहान के सारे रियल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर पाओ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे आपने रेफरेंस पॉइंट माना होगा, ये एक्चुअली आपका नंबर 0 होगा। 0 के लेफ्ट वाले सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, 0 के राइट वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे। इस रियल नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रियल नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे, यहां पे मान लीजिए ये नंबर 2 है, तो फिर इतनी ही दूरी पर, ये जितनी दूरी है इतनी ही दूरी पर यदि मैं नेगेटिव साइड में जाऊं, इतनी ही दूरी पर, तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो -2 मिलेगा। यानी 0 के राइट में और लेफ्ट में इक्वल डिस्टेंस वाले जो 2 पॉइंट्स होंगे, वो दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बस उनका साइन अलग अलग होगा। एक यदि x है तो दूसरा -x होगा, ये कंफर्म है। एक 2 है तो दूसरा -2 होगा, एक 5 है तो दूसरा -5 होगा, बस। और नेगेटिव लेफ्ट वाला, पॉजिटिव राइट वाला, यानी सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। जी हां, कोई नंबर जिसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला जो पार्ट है वो सेम है, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, यानी जिसमें यदि हम साइन को हटा दें तो जो नंबर दिख रहा है वो नंबर सेम है। तो ऐसे नंबर लाइन पे एक नंबर लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है। ये क्लियर?
तो हर पॉइंट जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मेरे बच्चे एक नंबर यहाँ पे ले लिया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो ये जितनी दूरी पर राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में उतनी ही दूरी पर एक और नंबर होगा जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। एक और चीज आपको पता है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सबको पता है। जी हाँ, पहली क्लास है हमारी, तो आज तो जो है आपको बहुत सारी चीजें जो बतानी है वो सारी आपको आती है, लेकिन अगली क्लास से जो आपको आता है उसमें भी आपको ट्विस्ट करके देंगे, उसमें आपको और चीजें सिखाएंगे। आज तो बहुत ज्यादा सिखाने को नहीं है क्योंकि आज तो हम बिल्कुल बेसिक ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो आपको आती होंगी उसमें भी आपको मजा आएगा, उसमें भी नई चीजें सीखने को मिलेगी, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन की अलग लेवल नजर आएगी। मैंने कहा ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाएंगे, तो अब बेसिक वाला है आज, तो एडवांस वाला हमें मिलेगा अगली क्लास में। मेरे बच्चे, तो यहां पर आपको नंबर लाइन के बारे में कुछ और चंद चीजें पता है। हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। वो नंबर यदि पॉजिटिव है तो नंबर लाइन के राइट साइड में होगा, जीरो के राइट साइड में होगा। वो नंबर यदि नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन पर। दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हमारा यहां ये जो नंबर लाइन है इसका हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब दो पॉइंट की बात कर रहा हूं कि दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो दो नंबर के बीच में क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट दो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है, दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 1.1 और 1.0000001। जी हां, मैं बहुत छोटे छोटे से दो नंबर लेता हूं, 1.1, 1.100000000001, ऐसा। इन दोनों में डिफरेंस ना के बराबर, लेकिन ये दो पॉइंट हैं नंबर लाइन पर। मैं पूछूं इनके बीच में कितने नंबर? इनफाइनाइट। इनके बीच में कितने नंबर? इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि ये दो नंबर दो पॉइंट हैं और हर दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट एक नंबर है। इसका मतलब नंबर लाइन पर कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इतना ही नहीं, नंबर लाइन में दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, जिनमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होंगे। इसको और अच्छे से समझें। नंबर लाइन पर दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल होंगे। नंबर लाइन पे दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल होंगे। जी हां, ये ध्यान रखना है। एक और कंफ्यूजन काफी लोगों के दिमाग में होता है कि हर रैशनल नंबर का पड़ोसी जो है, जस्ट पड़ोसी, वो इरेशनल होता है। कई लोगों के दिमाग में ये कचरा होता है। तो देखिए, बहुत सारा कचरा भी हम यहां साफ करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि नंबर लाइन पे यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूं वो रैशनल नंबर है, तो उसका जस्ट पड़ोसी जो होगा ना वो इरेशनल होगा। नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। किसी भी नंबर का जस्ट पड़ोसी कैसा होगा मैं बता ही नहीं सकता। किसी भी नंबर का जस्ट पड़ोसी कैसा होगा मैं बता ही नहीं सकता। जब तक मुझे उस नंबर की जानकारी नहीं है, मैं उसकी नेचर कैसे बता सकता? नहीं बता सकते ना। मैं जंगल में एक मकान बना के रह रहा हूं और मैं कहूं मेरा पड़ोसी तो बहुत बढ़िया है। अरे भाई, पड़ोसी है कहां? कौन है? दिख रहा है क्या? भाई दिख ही नहीं रहा है। अब जब दिख ही नहीं रहा है तो उसकी नेचर कैसे बता सकते हैं? उसका करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो आप कह रहे हैं कि नंबर लाइन पर हर रैशनल नंबर का पड़ोसी इरेशनल, में पड़ोसी बता पहले मेरे को, फिर मैं रैशनल इरेशनल की बात करूंगा। मैं तुम्हारी बात कब मानूंगा भाई? जब तुम मुझे उस पड़ोसी को दिखा दोगे। ये है जी सर, अच्छा ये है, ठीक भाई, ये इरेशनल, तभी कहूंगा ना। अब जब उस पड़ोसी को ना आप देख पा रहे हो ना मैं देख पा रहा हूं, तो बेटा उसकी नेचर कैसे बता सकते हैं कि दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर? नहीं बता सकते। इसका एक बहुत बढ़िया मजेदार एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब बात चली है तो देखिए, इस नंबर के बारे में बताएंगे। ये नंबर चल रहा है ऐसे कि दिस इज
लेस देन 2, या मैं ऐसे लिखूं कि 1.9 बार इज लेस देन 2। क्या ये रिलेशन जो मैंने लिखा है, ये जो ट्राइकोटोमी लिखी है, ट्राइकोटोमी का मतलब ऑर्डर, नंबर्स का ऑर्डर, या कोई भी आपको चीजें दी उनका ऑर्डर, तो ये जो ट्राइकोटोमी या जो ऑर्डर लिखा है मैंने 2 नंबर का, इज इट ट्रू? 1.9 बार इज लेस देन 2 और नॉट? बताओ भाई। हाँ सर, सिंपल सी बात, छोटा है तो ये तो 2 तक पहुंच ही नहीं पाया, अभी तो उलझ रहा है, पहले 1.999999999 चल रहा है, ये तो 2 बन ही नहीं पाया। हाउ कैन बी इट इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2? डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 2। एंड सही है। अब मैं आपको एक बड़ा ज्ञान देता हूं मेरे बच्चे, ये गलत है। कई बार लगता है ना, लगता है जो होता नहीं है, कई बार इतनी आसानी से लगता कुछ और है, होता कुछ और ही है। अभी कुछ चंद सालों पहले आप तो समझदार हैं, 11th में आ गए तो इतने परिपक्व हैं, इतने बढ़िया हाँ, इस एज ग्रुप में हैं कि आपको आज से 4-5 साल पुरानी बातें याद होंगी। इस देश में विमुद्रीकरण किया गया था, डीमोनेटाइजेशन का नाम दिया गया था, नोटबंदी का नाम दिया गया था, वो किया गया था एक बहुत ही बढ़िया सोच के साथ कि देश का सारा काला धन बाहर आ जाएगा। जो आतंकवादी नोट छाप रहे हैं वो नोट नहीं छाप पाएंगे, उनके पास फंड की कमी हो जाएगी, देश में आतंकवाद नहीं होगा, और जब काला धन बाहर आएगा तो देश धनवान हो जाएगा। ठीक है, जो सरकार ने हर अकाउंट में 15 लाख का कमिटमेंट किया है वो पूरा करेंगे, ये लग रहा था। मैं सही बताऊं तो जब ये 8 बजे प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया, मुझे पता चला कि भाई 500,000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, तो मेरे मन में भी लगा, मैंने कहा यार ये स्टेप तो बहुत बढ़िया है। बाहर वाले जो गद्दार हैं, जो देश में, हमारे देश में निगाह रख के बैठे हुए हैं, उनको मारने से पहले देश में जो अंदर बैठे हुए गद्दार है उनको मारना चाहिए। मैंने कहा तो प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया। मुझे भी ये फीलिंग आई, पूरे देश को ये फीलिंग आई, यार बढ़िया, ये बढ़िया किया साहब। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या निकला? क्या किसी का काला धन बाहर आया? जिसका काला धन था आज भी वो उसके पास ही है, नहीं आया बाहर। परेशान हुए, बस सब लोग परेशान हुए। पर हाँ, और कौन परेशान हुआ? ऑब्वियस सी बात है, नीचे का निचला तबका या मिडिल क्लास जो फैमिली है, हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, मैक्सिमम लोगों की। आप में से किसी को मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, बहुत बड़े परिवार से बिलोंग कर रहा हूं, तो भैया क्षमा मांगता हूं आपसे। हम तो एक साधारण मिडिल क्लास के लोग हैं, तो मिडिल क्लास और लोअर तबके को बहुत परेशानी हुई। और यकीन मानिए कि जब मैंने कहा ना कि 8 बजे ये डिसीजन आया, तो मुझे, जब मैंने 8:15 बजे के आसपास मुझे पता चला, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पहली बार प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन मेरा ये जो फील था, ये आधा घंटे के अंदर काफूर हो गया, आधा घंटे में गायब। और फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार मैं अब इस चीजों को देख पा रहा हूं, तो मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं देख पाया क्या? फिर मुझे लगा नहीं यार, उनको भी लग रहा होगा जैसे लग रहा है ना। ये लगता है ना, कई बार लगती है बहुत सारी चीजें, होती नहीं है। मैं मेरे एक मित्र से मिला थोड़ी देर बाद, मुझे पता था उसके यहां बहुत कैश पड़ा है, दबा के कैश पड़ा उसके यहां। मैंने उससे पूछा भाई अब क्या होगा? तो उसने कहा क्या होगा? मैंने कहा वो बंद हो गए ना 500,000 के नोट, तो मेहनत की कमाई है, कहां जाएगी? उसका कॉन्फिडेंस। मेरे टेंशन थी कि घर में जो भैया 10-20 हजार पड़े होंगे वो कैसे जमा कराऊंगा, और जिसके करोड़ों पड़े हैं उसका कॉन्फिडेंस। मैंने आधा घंटे बाद देखा, भैया मेहनत की कमाई है, ऐसे थोड़ी चली जाएगी। मैं कॉन्फिडेंस देखते समझ गया। मैंने कहा भाई कुछ ना हो रहा, ये जो है ये बस एक शिगुफा होगा, एक मतलब कहेंगे ना फुस बम जिसे कहते हैं, जो हाँ, ऐसा बॉम्ब जो कि आवाज नहीं करता है, बचता नहीं, ऐसा कुछ साबित होगा। और थोड़ी देर बाद और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एक और सज्जन मिले मुझे, उनके बड़े भाई बड़े बिल्डर हैं एक जगह पर। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई भैया की तो लग गई?
मैंने कहा क्यों? मैंने कहा नोटबंदी हो गई, रियल एस्टेट में तो मैंने कहा मैक्सिमम कारोबार जो है कैश में होता है। मैंने कहा बेचते 70 लाख का है और कागजों में दिखाते 20 लाख का है। मैंने कहा 50 लाख तो कैश ही आता है। तो मैंने कहा अब दिक्कत हो गई, अब कहां से आएगा? तो 1 से 1.5 घंटे बाद की घटना है, आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट के 1 से 1.5 घंटे बाद की घटना है। तो मैं उस मित्र से पूछता हूं कि भैया भैया का तो जो है बिजनेस ठप हो जाएगा। उसने कहा कि यार मुझे भी ऐसा ही लगा था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो मैंने भैया को फोन किया। भैया ने कहा अबे कुछ ना होना, ये तो कमाई का टाइम है, इस वक्त तो माल और बिकेगा, बढ़िया बिकेगा, सारा जो कैश लेके बैठे ना वो सब जो है अब फ्लैट खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, अब तो मजा आने वाला है। तो उसने पूछा कि भैया लेकिन कैश में बेचेंगे अपन तो, फिर कैश का क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने 2 सीए जो है हायर कर रखे हैं, उनसे कह दिया अभी फोन करके, भाई तैयार हो, कागज तैयार रखना, बिल्कुल कागज पक्के बनने चाहिए, क्योंकि नोट बंद हुए हैं। वो जो हाँ इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, सारे ऑफिसर हैं टैक्स वाले, ये तो वही हैं, उनके बीवी बच्चों के शौक भी उतने ही हैं, कागज ही चाहिए उनको बस। मतलब ये कॉन्फिडेंस जब 1-1.5 घंटे में मैंने सुना तो मुझे खुद को लगा कि वाकई जो दिख रहा है वो है, और नतीजा फाइनली वही हुआ। उसका जो असर सोचा गया था, प्रधानमंत्री खुद सरप्राइज से कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो यहां भी मेरे बच्चे 1.9999 जो हमें दिख रहा है कि लेस देन 2 है, मेरे बच्चे ये एक्चुअली 1.9 बार जो है ना, ये एग्जैक्टली 2 के इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। मैंने कहा ना आपको जो आता है उसमें भी कुछ तो नया देखेंगे हर बार। ये देखिए मेरे बच्चे 1.9 बार रैशनल नंबर है, डेसिमल पार्ट रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, ठीक। अब इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको आता है करना, सीखा है आपने खुद ने बताया मुझे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस रिवीजन करवाया कि सर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x इज इक्वल्स टू 19.9 बार, ठीक बिल्कुल है या नहीं। इसमें से माइनस कर देते हैं, इसमें से माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 9x इज इक्वल्स टू 19 - 1 18, और 3 x इज इक्वल्स टू 18/9 2, एग्जैक्टली 1.99999 जो फील थी हमारी उसकी वाट लगी पड़ी है, वो एक्चुअली 2 के इक्वल है। वो नहीं सर ये तो गलत है, मैथ्स गलत है, यहां तो कुछ गड़बड़ है। भाई मैं कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कुछ गड़बड़ है, आपकी फीलिंग सही है कि ये तो 2 को अप्रोच कर रहा है ना, 2 हुआ थोड़े है। मैं कह रहा हूं कि भाई इस नंबर और इस नंबर के बीच में एक नंबर बता, यदि ये नंबर इससे छोटा है तो कोई ना कोई नंबर इन दोनों के बीच में होगा। यदि ये दोनों अलग अलग हैं तो अभी हमने क्या बात करी, 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर। तो मैं यदि कह रहा हूं कि ये नंबर इससे छोटा है तो 2 नंबर है इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ना हो के एक तो कम से कम होगा, बता दो ना, बता ही नहीं सकते। अब जब बता ही नहीं सकते तो इसको गलत कैसे साबित करेंगे, और इसको गलत साबित नहीं कर सकते तो इसको मानना पड़ेगा कि ये सही है। 1.9 बार इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलिए तो हम जो है अगली क्लास में बातें करेंगे और अगली क्लास में और हाँ जो है चैप्टर को एंजॉय करेंगे। आप यकीन मानिए ये जो फाउंडेशन मैथ्स है इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। सारी चीजें जो आपको आती थी इन पर भी हम जो यहां कुछ करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए मिलते हैं बच्चे, पहली क्लास को एंजॉय किया होगा ये उम्मीद करता हूं, और आगे भी आप एंजॉय करेंगे। साथ बने रहना, अच्छे से बिल्कुल ऑफलाइन की तरह बिहेव करना अपने कमरे में बैठ के, और पूरी ईमानदारी के साथ जो मैंने आपसे कहा है वो करना। लिटरली कोई रोक ही नहीं सकता हमारे सिलेक्शन को। ऑल द बेस्ट।